हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेखपाल ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण समाज का ग्रामीण विकास का पार्ट 4 वीडियो। इसके पहले 3 वीडियो डाल दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में अच्छे से कर सकते हैं। आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन इसमें अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव रखा गया है, आप इसको ज़रूर लगाएँ। ऑब्जेक्टिव लगाने से आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे और ये जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे लेवल के हैं। आप इसे करें और देखें कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर सही आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, ग्रामीण समाज में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन में उद्योगपति है, व्यापारी है, कृषक है, बुद्धिजीवी है। तो आपको पता होगा कि भारत जैसे देशों में सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या कृषक की है। आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों कि देश की जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग ग्रामीण भारत में निवास करता है, भारत जैसे देश में। तो इसका सही आंसर कृषक हो जाएगा। अगला देखते हैं, गांव के अस्थायित्व में कौन सा आधार मुख्य रहा है। तो गांव के अस्थायित्व में आधार कौन सा मुख्य रहा है, तो ऑप्शन में सामंती समाज है, जमींदारी प्रथा है, कृषि व्यवसाय है और दास प्रथा है। तो क्या दिया है गांव के अस्थायित्व में, तो सबको पता होगा कि कृषि व्यवसाय जो है वही मुख्य रहा है, तो इसको याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है। तो भारत जैसे देश में जो ग्रामीण समाज है वहाँ अगर स्त्री की निम्न स्थिति है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है रूढ़िवादिता, परंपरात्मक समाज, अशिक्षा और प्रथा प्रथा। तो पर्दा प्रथा तो बहुत पहले थी लेकिन आजकल कम हो गई है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अशिक्षा हो जाएगा। क्योंकि आज भी ग्रामीण समाज में स्त्रियों को सही से शिक्षा नहीं दे रहे हैं लोग, क्योंकि गांव के लोग आज भी स्त्री को पढ़ने नहीं भेजते हैं। तो ये मेन जो कारण है निम्न स्थिति होने का कारण वो अशिक्षा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातियाँ केवल ऐसे परिवार हैं जिन्हें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त हैं। ये एक कथन है दोस्तों, इसको कौन कहा है ये पूछा है। जातियाँ केवल ऐसे परिवार हैं जिन्हें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त है। तो ये कथन किसका है, तो ये हकार्ट का एक कथन है, इसको याद रखना। विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ, तो ये अब आपको ये आ गया विशेष विवाह क्या है। तो दोस्तों याद रखना, ये विशेष विवाह अधिनियम जो है वो वर्ष 1954 में पारित किया गया था। तो ये क्या था, तो विशेष विवाह वह विवाह है कि जैसे आप अपने से दूसरे समुदाय या दूसरे धर्म जाति में शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। उसमें से एक शर्त ये भी है कि दोनों में से कोई एक सिंगल होना चाहिए, दोनों में से। तो ये याद रखना, विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ था वो वर्ष 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थानीय स्व प्रशासन पर आधारित कौन सा कथन लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा गया है। तो ये भी कथन है, कौन सा कथन लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा गया है। तो इसमें देखते हैं, स्थानीय स्व प्रशासन लोकतंत्र का श्रेष्ठ विद्यालय है, स्थानीय स्व प्रशासन समिति क्षेत्रों के लिए कार्य करता है, स्थानीय स्व प्रशासन लोकतंत्र की आधारशिला है, स्थानीय स्व प्रशासन तीसरे स्तर की शासन प्रशासन व्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, स्थानीय स्व प्रशासन लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, तो इसको याद रखना। अगला देखते हैं, पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, इसको करें आप देखें कितना सही हो रहा है आपका। तो पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन में पंचायती राज से, परिवार से, समाज से, व्यापार से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर वर्ष
1919 में। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? तो ये वर्ष 1920 में ये कई राज्यों में बनाया गया था। तो इसमें से उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, मुंबई भी है। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप जो चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। तो इसको याद रखना, त्रिस्तरीय। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपका वर्ष 1961 में पारित हुआ था। तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? तो न्याय पंचायत जो होती है, फौजदारी के मुकदमा अगर होता है तो अधिकतम दंड कितना दे सकती है? तो बस 250 रुपये इसका अधिकतम दंड होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 250 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान 73वां संविधान संशोधन। तो आपको पता ही होगा पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन था, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था, कब प्रभावी हुआ था? तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 को। तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो इसको याद कर लेना आप, 24 अप्रैल 1993। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम विधि जो पारित हुआ था वो वर्ष 1994 में पारित हुआ था। ये 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994 में पारित हुआ था। अगला देखते हैं। नेतृत्व के प्रतिमान किस कारक के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं? तो ये अच्छे क्वेश्चन है। नेतृत्व के प्रतिमान किस कारक के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं? तो आरक्षण हो गया, आर्थिक विकास हो गया, राजनैतिक चुनाव व्यवस्था हो गया और इन सभी के द्वारा। तो इसमें सही आंसर इन सभी के द्वारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है वह कहलाता है। अपने समूह के जो अत्यधिक निकट होगा क्या कहलाएगा? तो हृदयग्राही नेता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गांव में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। भारतीय गांव में कैसे नेता पाए जाते हैं? तो परंपरागत नेता, कार्यात्मक नेता, व्यवसायिक और समूह नेता। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के नेता भारत में पाए जाते हैं। तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा। ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनतांत्रिक नेता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक इनमें से कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आपको कठिन तो लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप इसको ज़रूर करें और याद कर लें। तो इसका जो सही आंसर है, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक इनमें से कौन है? तो ये सोरोकिन और जिमरमैन है। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे ग्राम के लिए, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज विकास के लिए बहुत अच्छे काम किए थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसको ऑप्शन में देखते हैं। पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। तो उपनगर इसका सही आंसर हो जाएगा, उपनगर कहते हैं। वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में लगा हुआ है उसे कहना चाहिए। अगर 2/3 भाग कृषि में ही लग गया है तो इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण कस्बा ही कहेंगे, क्योंकि ग्राम में ही सबसे ज़्यादा कृषि होती है। तो ग्रामीण कस्बा इसको कहेंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी है? नगरीय समुदाय, अगर नगरीय समुदाय है तो उसकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? तो देखते हैं। बृहत आकार होना चाहिए, स्वयं सेवी संस्थाओं का अधिकता होना चाहिए और अज्ञानता तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। संपत्ति का संकेंद्रण होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। इसमें 3 सही है। समुदाय की विशेषता 3 होनी चाहिए और इसमें नहीं होना चाहिए तो अज्ञानता जो है वो नहीं होनी चाहिए।
अगला देखते हैं, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? ये भी कथन है दोस्तों। फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। नहीं, कथन नहीं है, ये फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये मेट्रोपोलिस नहीं कहा जाता है, मेगापोलिस भी नहीं कहा जाता है, कन्वर्सेशन कहा जाता है दोस्तों, कन्वर्सेशन। सबर्बिया ये भी नहीं है, इसका सही आंसर कन्वर्सेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कन्वर्सेशन का कि जैसे सिटी सिटी अगर आपस में, जैसे दो सिटी है, दो नगर है, आपस में अगर मिल जाते हैं तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। फैलते हुए उद्योगों और भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है, यानी जब शहर ही शहर फैलने लगते हैं, काफ़ी जनसंख्या बढ़ने लगती है, शहरों का विकास होने लगता है, तो कन्वर्सेशन हो जाता है। दो सिटी आपस में मिल जाते हैं, दो नगर आपस में मिल जाते हैं, तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कन्वर्सेशन होगा, इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। तो नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है? तो प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण करना, शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। तो नगरीय पुनर्चक्रण का मतलब यही होगा, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। शहर में उद्योग होंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेंगे, इसलिए उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है, शहर से थोड़ा बाहर हट के। चलिए अगला देखते हैं, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। तो नगरीय समाज में जो मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं उसका सही ऑप्शन क्या है? तो पारंपरिक विश्वास से, बढ़े हुए संचार से, बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य प्रक्रिया से, अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। अगला देखते हैं, लुई विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वाले में से एक थे। लुई विर्थ जो विश्लेषण किए थे, क्या चीज़ के किए थे? तो वो किए थे नगरीयवाद, स्वसंचालन प्रभावों को, उद्योगवाद के प्रभावों को, उत्तर उद्योगवाद के प्रभावों को, नगरीयवाद प्रभावों को। इसका डी आंसर सही हो जाए, नगरीयवाद प्रभाव को, लुई विर्थ प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपगामों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? तो नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपगामों में से कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये पारिस्थितिकी हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिलते हैं। आप सोचते हैं कहाँ से आ गया ये, तो इसको करिए और आप पेपर में अच्छे करके आइए। अगला क्वेश्चन है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नगरीकरण कहा जाता है, या अति नगरीकरण कहा जाता है, नगरीय वृद्धि कहा जाता है, जनसंख्या अस्तित्व। दोस्तों नगरीय जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो नगरीय वृद्धि कहा जाएगा, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? ग्रामीण जीवन की आर्थिक समस्या क्या नहीं है? तो जातिवाद नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर जातिवाद हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? साक्षरता है, निर्धनता है, अशिक्षा है। तो ये सब तो नहीं हो सकती। कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? आर्थिक समस्या, तो आर्थिक समस्या जातिवाद नहीं है। जातिवाद का आर्थिक से कोई मतलब नहीं है। तो साक्षरता, शिक्षा इसका मतलब है, निर्धनता का भी मतलब है, लेकिन जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में अभिजन वर्ग को हर नगर के केंद्र में पाया जाता है? तो अभिजन वर्ग को हर नगर के केंद्र में पाया जाता है, अभिजन वर्ग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो औद्योगिक पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय में भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? तो ग्रामीण समुदाय को अगर नगरीय समुदाय से भिन्न करने के देखना है, कैसे भिन्न करके देखें, तो इसका सही जो आधार है वो कैसे देख सकते हैं? तो वर्ग पृथक्करण नहीं होगा, जाति पृथक्करण ये भी नहीं होगा, श्रम विभाजन ये भी नहीं हो सकता है। तो सामाजिक संबंध में प्रकार,
दोस्तों ये सही आंसर सामाजिक संबंध में, क्योंकि ग्रामीण समुदाय को अगर नगरीय समुदाय को देखेंगे तो ज़रूर सामाजिक संबंध में प्रकार में अंतर हो जाएगा, क्योंकि नगर के लोग जो होते हैं उनको समाज से कोई मतलब नहीं, खुद से ही मतलब होता है, लेकिन ग्राम के जो लोग होते हैं उनको सामाजिक दूसरे से एक दूसरे से मतलब होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लुईस विर्थ हो जाएगा। किसने कहा है नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? तो लुईस विर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है? तो गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, सामाजिक समरूपता। तो इसका दोस्तों नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, सामाजिक समरूपता, समाज से कोई मतलब इनका नहीं होता है, इसलिए इसका सामाजिक समरूपता सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो नगरीकरण संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा वर्गेस ने किया था। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण वर्गेस ने किया था। दोस्तों आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, लेकिन सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने रखा इसको। तो आप इसको करें और पेपर में अच्छे इससे करने की बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।